हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी के सोशल इविल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिरकार मनी के इकोनॉमिक इविल्स कौन कौन से हैं, और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी के सोशल इविल्स कौन कौन से हैं, किस तरह से मनी की वजह से हमारे समाज में बुराइयां आती हैं। इस वीडियो में उसके टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल इविल्स में सबसे पहला पॉइंट है सोशल रिस्पेक्ट। यहां पे बोल रहा है इट इज कॉमनली सीन दैट somebody is considered respectable if he has a lot of money. Due to abundance of money, many of their drawbacks remains hidden. मतलब समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि जिस भी पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो रिस्पेक्टेबल माना जाता है। ज्यादा पैसा होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो बुराइयां हैं, उसकी कुछ कमियां हैं, उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो छिप जाते हैं, और सिर्फ पैसे की वजह से समाज में उसको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। और यही मनी, ड्यू टू दिस रीजन, इंटेलेक्ट, लेबर, ऑनेस्टी, ये सारे जो भी चीज हैं, इन सारे चीजों को भुला दिया जाता है। अगर किसी पर्सन के पास पैसे हैं, उसके पास टैलेंट नहीं भी रहे, उसके पास किसी तरीके का इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं भी रहे, फिर भी उसको समाज में एक बड़ा ओहदा मिलता है और लोग उसकी बात को सुनते हैं। अब इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे पहले चलते हैं और तब मैं वहां पे ही डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से सिर्फ मनी की वजह से एक पर्सन समाज में रिस्पेक्टेबल हो जाता है। देखिए, ये तस्वीर आप लोगों को दिख रही होगी, ये मुकेश अंबानी की तस्वीर है, और यहां पे जो लिखा हुआ है नीचे, पोस्ट स्प्लिट मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि किसी भी कंपनी की बाजार में क्या वैल्यू है, मार्केट में क्या वैल्यू है, इसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, 2005 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से जो दोनों का बिजनेस था वो सेपरेट हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो अनिल अंबानी की कंपनी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो मुकेश अंबानी की कंपनी। यानी कि जो ऑयल सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, वो मुकेश अंबानी को मिला, और अनिल अंबानी को जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस था, जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस था, ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो अनिल अंबानी को मिले। तो जिस समय सेपरेशन हुआ, सेपरेशन के बाद जो मुकेश अंबानी को मिला जो भी सेक्टर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उनकी कंपनी का जो नाम हुआ, तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, मतलब कि जो मार्केट वैल्यू थी, वो 96,668 करोड़ रुपए थी 2005 में। ठीक है, आज यहां पे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज स्केल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹16 लाख करोड़। मतलब ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू 16 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। मतलब कि सिर्फ 15 सालों में जिस कंपनी की वैल्यू 1 लाख करोड़ भी नहीं थी, उसकी वैल्यू 16 लाख करोड़ पहुंच गई। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो पाया? 2020 में जो अनिल अंबानी की जो नेटवर्थ थी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मेरी जो नेटवर्थ है 2020 में वो 0 है। यानी एक ही टाइम पे जब बंटवारा हुआ, दोनों भाइयों के हाथ में कंपनी के जो शेयर्स है वो गए। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मुकेश अंबानी की कंपनी का जो था वो 96,000 करोड़ समथिंग था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पे
96,000 करोड़ से उस कंपनी को 16 लाख करोड़ तक पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि इन 15 सालों में दोनों भाइयों की जो प्रॉपर्टी है, जो नेट वर्थ है, उनमें कितनी चेंजिंग आई। देखिए 2006 में मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ थी वो 8.5 अरब डॉलर थी, अनिल अंबानी की लगभग 5.5 अरब डॉलर। 2008 में 43 अरब डॉलर मुकेश अंबानी की, अनिल अंबानी की 42 अरब डॉलर, मतलब दोनों लगभग साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे 2010 में देखिए 29 अरब डॉलर मुकेश अंबानी की और अनिल अंबानी की 13 अरब डॉलर, धीरे धीरे डिक्रीज होते होते 2020 में जहां मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ हो गई वो 77 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई और अनिल अंबानी की नेटवर्थ 0 हो गई। एक ही जगह से दोनों ने स्टार्ट किया था, दोनों बिलियनियर्स के लड़के थे, धीरू भाई अंबानी के लड़के थे। कंपनी दोनों को मिली, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पे मुकेश अंबानी ने 96,000 करोड़ की कंपनी को 16 लाख करोड़ के पार पहुंचाया। ये क्लियर दिख रहा है कि ये इनके पास टैलेंट था, लीडरशिप क्वालिटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी थी, जिसका यूज करके वो इतने आगे गए। कहीं ना कहीं उनके जो छोटे भाई थे अनिल अंबानी, उनके पास ये चीज नहीं थी। अब यहां पे हम लोग नीचे आते हैं और इस तस्वीर को देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से इनको पहचानते हुएगा, इनका नाम नीता अंबानी है और ये मुकेश अंबानी की वाइफ हैं। इनकी क्वालिफिकेशन देखिए तो इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, सिंपल बैचलर डिग्री है इनकी। और इनके अचीवमेंट्स को देखिए, फोर्ब्स मैगजीन ने 2017 में इनको पावरफुल बिजनेस वुमेन इन एशिया कंसीडर किया था। एशिया की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन का खिताब इनको मिला था। इनके और अचीवमेंट की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इनके नाम से 80 लाख शेयर्स, इनके नाम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 80 लाख शेयर रजिस्टर्ड हैं और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वुमेन डायरेक्टर है। इनका अपॉइंटमेंट 2014 में हुआ एज अ वुमेन डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। इनके पास डायरेक्टर बनने की कोई क्वालिटी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी की वाइफ होने के नाते आज ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इतने ऊंचे पद पे हैं। 80 लाख शेयर्स का स्टेक है इनके पास। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? पैसे की वजह से, क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मालिक है। जस्ट इसके नीचे हम लोग देखते हैं ये दो तस्वीर, आप लोग शायद बहुत कम लोग इन तस्वीरों को पहचानते होंगे। ये पहली तस्वीर है हीतल आर मेसवानी, बहुत लोग मेसवानी ब्रदर्स के नाम से जानते होंगे। और ये दूसरी तस्वीर है निखिल आर मेसवानी। मुकेश अंबानी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर सबसे ज्यादा बढ़ाने में किसी का योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इन दोनों भाइयों का रहा है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ये बैकबोन रहे हैं। लेकिन इनको कोई नहीं जानता, 1% 2% लोग इनके बारे में जानते होंगे, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड है, वही जानते होंगे। लेकिन नीता अंबानी को आजकल हर कोई जानता है। क्यों जानता है? हर जगह उनको रिस्पेक्ट मिलती है, हर जगह उनको उस तरीके का ओहदा मिलता है। जबकि अगर देखा जाए मुकेश अंबानी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बढ़ाने का श्रेय जाता है मेसवानी ब्रदर्स को। लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि उनके पास फिनेंशियल पावर नहीं है। यानी क्लियर कट दिख रहा है कि मनी की पावर की वजह से
अगर आपके पास वो क्वालिटी नहीं हो, क्वालिफिकेशन नहीं हो, तो वो छिप जाती है और समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आप जो है सोशल इविल्स है कि जिसके पास पैसा है समाज में उसकी रिस्पेक्ट है, जिसके पास नहीं है उसकी रिस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट है इनमिटी, मतलब शत्रुता। मनी की वजह से ही समाज में शत्रुता आती है। इन मोस्ट केसेस द रूट कॉज ऑफ इनमिटी इज मनी। देयर इज अ कॉमन विजिबिलिटी ऑफ इनमिटी अमॉन्ग्स ब्रदर और रिलेटिव्स ड्यू टू मनी। ये क्लियर देखा जाता है कि भाई भाई में झगड़े होते हैं मनी की वजह से। रिलेशंस में कहीं ना कहीं झगड़े क्रिएट होते हैं, इसका मेन रीजन होता है मनी। यानी मनी कहीं ना कहीं शत्रुता का बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसी पे देना चाहूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए एग्जांपल को देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है धीरू भाई की मौत के बाद अंबानी बंधुओं की नेटवर्थ 2.5 गुना बढ़ी। 2002 में धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई, उसके बाद से 2002 के बाद से 2005 तक इन दोनों भाइयों ने मिलके रिलायंस कंपनी को चलाया। और इस बीच इनकी जो संपत्ति है, जो नेटवर्थ इनका है, उसमें 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई। आप लोग देख सकते हैं 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तो नेटवर्थ थी 2.9 बिलियन, 2003 में 2.8, 2004 में 6 और 2005 में 7। ये कहा जाता है कि उस समय जब इन दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ तो इन दोनों की संपत्ति को अगर मिलाया जाता ना तो जो वॉलमार्ट कंपनी है, वॉल्टर फैमिली से भी ज्यादा इनकी संपत्ति थी। और बहुत इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि अगर इन दोनों भाइयों ने मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को चलाया होता तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती। और ये दोनों भाई कंबाइंडली दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होते, दुनिया के सबसे अमीर टॉप 5 में तो जरूर होते दोनों। लेकिन इनमें सेपरेशन हुआ। सेपरेशन का रीजन क्या था? तो धीरू भाई अंबानी की जब मौत हुई तो उन्होंने अपनी कोई भी वसीयत नहीं बनाई थी। वसीयत नहीं बने होने के वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए। 3 साल तक जैसे तैसे इन्होंने करके कंपनी को चलाया और फाइनली इनकी मदर को बीच में आकर के और बंटवारा करना पड़ा। यानी इतने बड़े लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक विल के अभाव में, मनी के इन्फ्लुएंस में आके और आपस में लड़ बैठे। और जो रिलायंस इंडस्ट्री जो इतनी ग्रो कर रही थी उस समय, न चाहती हुई भी उसका बंटवारा करना पड़ा। जो उस टाइम जब इनका जो सेपरेशन हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो उस समय जो शेयर होल्डर्स थे उनमें उन्होंने बहुत ही क्लेम किया था कि ये एक फैमिली सेटलमेंट है, शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, बहुत तरह के नुकसान भी हुए थे लोगों को। लेकिन वही पैसे की वजह से एक दूसरे में लड़ाई, कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरक्की को न देखा जाना। कहीं ना कहीं एक पर्सन को लगता था कि नहीं भाई हम जो है कहीं ना कहीं मेरे हाथ में अगर ये सेक्टर रहेगा तो मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। मेरा कहीं ना कहीं जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको हार्म पहुंचाया जा रहा है, सामने वाले को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। तो ये सारे रीजंस जिसकी वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और फाइनली सेपरेशन हो गया। और अगर सेपरेशन आज ना हुआ रहता तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थिति और बेहतर होती। तो ये दिख रहा है कि पैसे की वजह से, चाहे आप छोटे लेवल पे हो चाहे आप बड़े लेवल पे हो, ये जो
जो एक पैसे का जो एक बैड इम्पैक्ट है माइंड में, इसी की वजह से झगड़े क्रिएट होते हैं, इसी की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी मनी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन की टेंडेंसी को बढ़ावा मिलता है। मतलब ये कॉमनली देखा जाता है कि पीपल डोंट हेजिटेट टू एक्सप्लॉयट देयर सबॉर्डिनेट इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर मनी। होता है जो बॉस होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका मिसयूज करके पैसा कमाया जा सके। इस सोसाइटी में होता है, जो भी अमीर लोग होते हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैं एक कोट का यूज करूंगा यहाँ पे। कार्ल मार्क्स, जिनको फादर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है, जो मनी इकोनॉमी थी ना, उनके बहुत बड़े विरोधी थे। उनका कहना था कि बार्टर सिस्टम को वापस लाया जाए। उनका यह कहना था कि मनी इकोनॉमी आने की वजह से ही एक्सप्लॉयटेशन की टेंडेंसी को बढ़ावा मिला है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मनी इज द यूनिवर्सल सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स, हेंस इट हैज रॉब्ड द होल वर्ल्ड ऑफ इट्स प्रॉपर वैल्यू। मतलब उन्होंने कहा था कि आज इस संसार में जितनी भी चीजें बन रही हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उन सब की वैल्यू एक्सप्रेस हो जा रही है मनी में। मतलब हर चीज जो भी आज मैन्युफैक्चर हो रही है गुड्स एंड सर्विस, उसकी वैल्यू मनी में एक्सप्रेस हो जा रही है। हर चीज की वैल्यू लग जा रही है आज। और मजे की बात यह है कि ये वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रही है, उसका वैल्यू डिसाइड कौन कर रहा है? तो वो पर्सन डिसाइड कर रहा है जो इसका मैन्युफैक्चरर है। यानी जो इसका निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, वही इसके प्राइसेस को डिसाइड कर रहा है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो प्राइसेस को डिसाइड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेगा कि नहीं देखेगा? सबसे पहले वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, तब ना वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगा। तो उन्होंने कहा कि आज इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, सबकी वैल्यू मनी में एक्सप्रेस हो रही है। और ये मनी में वैल्यू को एक्सप्रेस कौन कर रहा है? जो उन चीजों को बना रहा है। तो इस तरीके से ये जो मनी है, इसने पूरे संसार को, पूरी दुनिया को लूट लिया है, क्योंकि यूनिवर्सली हर चीजों को मनी में एक्सप्रेस किया जा रहा है। और मनी में वही पर्सन एक्सप्रेस कर रहा है जो उन चीजों को बना रहा है। तो वो हमेशा पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा। जब वो अपना इंटरेस्ट देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरर और लेबर्स में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि वो लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मनी ने पूरे संसार को लूट लिया है। और ये दिखता भी है, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट होते हैं लेबर क्लास और ऑनर क्लास में। क्योंकि कभी भी जो ऑनर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेबर वेलफेयर पे ज्यादा फोकस करेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप होती जाएगी। क्यों? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने का कॉन्सेप्ट आया कहां से? मनी के इवोल्यूशन के बाद से। ना मनी का इवोल्यूशन होता और ना ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता। तो सीधा सिंपल दिख रहा है ना कि मनी का ये कहीं ना कहीं एक सोशल जो है एक इविल है मनी का, कि इससे एक्सप्लॉयटेशन टेंडेंसी डेवलप होती है। हम लोगों ने मनी के सोशल इविल्स के बारे में देखा कि किस तरीके से सिर्फ मनी के बेसिस पे किसी को समाज में रिस्पेक्ट मिलता है। सोशल रिस्पेक्ट की वजह मनी होती है। उसके पर्सनल टैलेंट को भुला दिया जाता है, उसके क्वालिफिकेशन को भुला दिया जाता है, उसके इंटेलेक्चुअल माइंड को भुला दिया जाता है। अगर किसी पर्सन के पास ये सारी क्वालिटीज नहीं हो तो भी मनी के बेसिस पे उसको सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल माना जाता है। हमने ये भी देखा कि मनी की वजह से किस तरीके से सोसाइटी में
जो इनिमिटी है वो डेवलप्ड होती है, मनी की वजह से किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन टेंडेंसी डेवलप्ड होती है। अब हम लोग देखेंगे कि मनी की वजह से किस तरीके से लोगों में इमोरल एक्टिविटीज आती हैं। मैंने 3 बताए थे ना, इकोनॉमिक इविल्स, सोशल इविल्स। तो इकोनॉमिक इविल्स तो डिस्कस हो गया था, सोशल इविल्स को मैंने अभी जो 3 पॉइंट्स थे उसको मैंने एग्जांपल के थ्रू अच्छे से डिस्कस कराया आप लोगों के साथ। अब ये जो तीसरा था मोरल इविल्स, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके से इमोरल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है मनी। मनी ही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं, मर्डर करते हैं। मनी ही वो रीजन है जिसकी वजह से रॉबरीज होती हैं। मनी ही वो रीजन है जो करप्शन को बढ़ावा देता है। यानी मनी की वजह से कितनी इमोरल एक्टिविटीज हो रही हैं। मनी की वजह से सोसाइटी में करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, मनी की वजह से सोसाइटी में रॉबरीज हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है मनी की वजह से, एडल्ट्रेशन का काम हो रहा है मनी की वजह से। यानी जितने भी ये इमोरल एक्टिविटीज है इनको प्रमोट कौन कर रहा है? इनको प्रमोट मनी कर रहा है। मनी की वजह से ये सारी एक्टिविटीज प्रमोट होती हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि मनी इज द मदर ऑफ मोरल इविल्स। यानी जो मनी है वो कहीं ना कहीं मदर है मोरल इविल्स की। यानी हम ये बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एबव इविल्स ऑफ मनी इट अपेयर्स इन द फर्स्ट ग्लांस दैट मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। मतलब मनी के ये इकोनॉमिक इविल्स, सोशल इविल्स और मोरल इविल्स को डिस्कस करने के बाद से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। बट इट इज नॉट सो इन रियलिटी। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ पीपल कंट्रोल द यूज ऑफ मनी, अगर लोगों ने मनी के यूज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो मनी इज अ बोन फॉर ह्यूमन लाइफ। एक तरीके से ह्यूमन लाइफ का बोन है मनी, अगर लोगों ने मनी को कंट्रोल्ड वे में यूज करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा गया है मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अगर आप मनी को कंट्रोल्ड वे में यूज करेंगे तो कभी भी मनी से आपको किसी तरीके की हानि नहीं होगी। लेकिन अगर पैसे का नशा आपको चढ़ जाएगा, अगर पैसा आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मनी इज अ गुड सर्वेंट। आप पैसे को नौकर बना के रखो, पैसे को कभी अपना मालिक नहीं बनने दो। अगर वो आपके सर पे चढ़ गया तो फिर उसके बाद से आप अपनी नहीं सुन सकते हो। मनी को जब तक आप कंट्रोल्ड वे में यूज करोगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप मनी को कंट्रोल्ड वे में यूज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो ये इविल्स हैं, इकोनॉमिक इविल्स या सोशल इविल्स या मोरल इविल्स, ये कहीं ना कहीं सच हो जाएंगे और इससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इविल्स ऑफ मनी का जो पार्ट 2 है जिसमें मैंने डिस्कस किया मनी के सोशल इविल्स के बारे में और मनी के मोरल इविल्स के बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।